दोस्तों आज की डेट में इन्फ्लेशन 8% है। मतलब आज जो चीज़ 100 रुपए की है वही चीज़ एक साल के बाद 108 रुपए की हो जाएगी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आज अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो एक साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 92,000 के बराबर रह जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम अपना पैसा घर में तो नहीं रख सकते, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे रखे हुए पैसे की वैल्यू कम ही होती रहेगी। तो इस केस में हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे न केवल हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, बल्कि हम एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही एकमात्र तरीका है जिससे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि जब तक आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाएंगे तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। तो अब इन्वेस्ट करने के हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। पहला तो हम अपने पैसों को सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं, जिस पर हमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है। इससे तो कोई फायदा नहीं, ये हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बैंक्स आपको सेविंग अकाउंट्स पर इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट दें। और दूसरा तरीका है एफडी। इसमें आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा, जो कि अगेन इन्फ्लेशन से तो कम ही है। और तीसरा ऑप्शन है गोल्ड। इसका रिटर्न 10% के आसपास रहता है, और गोल्ड से भी बेहतर होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिस पर आपको फिजिकल गोल्ड से 2 से 2.5% ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अब चौथा ऑप्शन है रियल एस्टेट। इसमें डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी आपको नॉर्मल से लेकर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट रियल एस्टेट में प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, जो कि यूजुअली 99% लोगों के पास नहीं होता है। रियल एस्टेट पर भी मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट। इसमें मैटर नहीं करता आपके पास कितना कैपिटल है, मिनिमम 500 रुपये से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस मार्केट में आप 15, 20, 30% या इवन उससे ज़्यादा रिटर्न भी अर्न कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिन पर आपको भरोसा है कि आगे ये कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। मगर ये जो इतनी सारी टोटल 5,000 कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं यही ड्रॉबैक भी है। एक जॉब करने वाला बंदा या इवन एक बिजनेसमैन जो दिन भर में 10-12 घंटे काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास अलग से इतना टाइम नहीं होता कि ये इन कंपनीज को जाकर डिटेल में स्टडी करें और तब जाकर अपनी पसंद की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वही कंपनी लॉस में चली गई या बैंकरप्ट हो गई, तब तो इनका पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाता है। और अगर वो इन लॉसेस से बचने के लिए किसी एक्सपर्ट को भी हायर करेंगे तो उस एक्सपर्ट की फीस ही उनके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा होगी। तो अब इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने का एक नया तरीका ढूंढा गया, और वो है म्यूचुअल फंड्स। एक लाइन में बताऊं तो एक फंड मैनेजर जो कि एक एक्सपर्ट होता है, ये कई सारे स्टॉक्स का एक बंच बना लेता है और आप इन बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। वॉरेन बफेट की कमाल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी यही कहती है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से होता यह है कि म्यूचुअल फंड ने जिन जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, उनमें से अगर कुछ कंपनीज लॉस में भी जाती हैं तो भी बाकी की कंपनीज की वजह से म्यूचुअल फंड का ओवरऑल प्रॉफिट ही होता है। और अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो एक खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी मिनिमम 9% का रिटर्न तो देता ही है, जो कि सेविंग अकाउंट्स और एफडी से तो ज़्यादा ही है। और एक अच्छा म्यूचुअल फंड 23% तक भी रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ तक तो था बेसिक्स। अब आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एक फंड मैनेजर अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की खूब मार्केटिंग करता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करता है कि क्यों उसके म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। इस म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल टाटा म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और ये एएमसी ढेर सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से जो कैपिटल इकट्ठा करती है, उस कैपिटल को एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब जितना एयूएम इकट्ठा होता है उससे फंड मैनेजर अपनी और अपनी टीम की मेहनत और रिसर्च से बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करने के बाद अपने म्यूचुअल फंड के छोटे छोटे यूनिट्स बना देगा। सपोज किसी एएमसी के पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए और उस एएमसी ने अपने एयूएम को 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस केस में एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। और जब भी जिस किसी को भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो वो इन यूनिट्स को ही 100 रुपये में खरीदेगा। दोस्तों, इससे एक छोटे इन्वेस्टर को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कुछ शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है जिसे एक आम रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकता। जैसे कि एमआरएफ जिसका करंट शेयर प्राइस 84,000 रुपीज़ है, या पेज इंडस्ट्रीज जिसका करंट शेयर प्राइस 56,300 रुपये है। तो जिन म्यूचुअल फंड्स ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद सकता है और इनडायरेक्टली हाई प्राइस शेयर्स का ओनर बन सकता है। और दोस्तों, यूजुअली ये म्यूचुअल फंड्स जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं। जैसे कुछ कंपनीज आईटी की, कुछ फार्मास्यूटिकल की या कुछ एंटरटेनमेंट की। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी सेक्टर में अगर कभी स्लो डाउन आया भी तो भी म्यूचुअल फंड का ज़्यादा लॉस नहीं होता।
और लेट्स से कि अगर आपको ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर, सपोज आईटी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आने वाली है, मगर आप ये श्योर नहीं है कि आपको टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस इनमें से किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए अलग से सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक पिक करता है। तो आप इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, फंड मैनेजर अपनी इन सब मेहनत का एक बहुत छोटा सा कमीशन चार्ज करता है। वहीं अगर आप अपने लिए अलग से कोई एक्सपर्ट हायर करने जाते हैं तो आपको बहुत पैसा देना पड़ जाता, क्योंकि इस केस में एक फंड मैनेजर बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर से बहुत छोटी फीस ले रहा है, तो इसलिए वो फीस सब में बढ़ जाती है और आप पर अकेले पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी तरह की कोई कमीशन फ़ी नहीं देनी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडेक्स फंड भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। इंडिया में वैसे तो 35 से ज़्यादा इंडेक्स फंड है, बट मेनली 2 इंडेक्स फंड ज़्यादा पॉपुलर हैं, निफ्टी और बीएसई। निफ्टी में इंडिया की करंट टॉप 50 कंपनीज होती हैं और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस टाइम की कंट्री की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। ये लिस्ट हर 6 महीने में ऑटोमेटिकली अपडेट होती है और ऑटो अपडेशन की वजह से इसमें कोई फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसमें कोई कमीशन फ़ी भी नहीं होती। और दोस्तों, ये भी कहा जा सकता है कि निफ्टी की 50 में से जो टॉप की 30 कंपनीज होती हैं, ये वही 30 कंपनीज होती हैं जो बीएसई में होती हैं। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड ने 15% का CAGR दिया है। और ये जो निफ्टी है, ये डायरेक्टली कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर कोई इंडिया की ग्रोथ को लेकर बुलिश है तो वो निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि फंड मैनेजर्स किसी बड़ी कंपनी की CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डायरेक्टली टच में रहते हैं, या इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी रेगुलर टच में रहने से इन्हें अंदर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे कंपनी आगे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, या कंपनी की लीडरशिप सही काम कर रही है या नहीं, और ये उस हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। हालांकि इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और ये इलीगल है, मगर फिर भी इस तरह की इनसाइट से भी कभी कभी म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा फायदा हो जाता है। अब दोस्तों, शायद आपको ये लग रहा होगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। कभी कभी म्यूचुअल फंड्स का भी नुकसान हो जाता है। जैसे होता यह है कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और उसी टाइम कोई रिटेल इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट बेचना चाहता है, तो फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी उसके यूनिट्स के बदले उसे कहीं से भी पैसे लाकर देने पड़ेंगे। और कई रिटेल इन्वेस्टर्स इसकी ऑपोजिट सिचुएशन में, जब मार्केट डाउन होती है और ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा टाइम होता है, मगर इस सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है और वो अपने यूनिट्स सस्ते दाम पर ही बेचकर निकलना चाहता है, और एक समझदार फंड मैनेजर इसी टाइम पर और पैसे इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि उस टाइम पर उसको महंगे शेयर्स सस्ते में मिल रहे होंगे, मगर ना चाहते हुए भी उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसके कस्टमर्स पैनिक हो गए हैं और उन्हें अपना पैसा निकालना है। और दोस्तों, फंड मैनेजर कभी खुलकर अपनी मर्जी से पैसा नहीं लगा पाते। सपोज किसी फंड मैनेजर को कोई ऐसी कंपनी मिली है जिसे अभी मार्केट में ज़्यादा कोई नहीं जानता और कंपनी एकदम अंडर वैल्यूड प्राइस पर ट्रेड हो रही है, तो वो चाह कर भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाय चांस कल को अगर वो कंपनी लॉस में जाती है तो उस फंड मैनेजर से सवाल पूछे जाएंगे कि उसने एक छोटी कंपनी में पैसा लगाया ही क्यों। इसीलिए एक फंड मैनेजर हमेशा वेल नोन और वेल रेप्यूटेड कंपनी में ही पैसा लगाता है, जैसे कि रिलायंस वगैरह, और कल को अगर रिलायंस डूब भी जाती है तब भी उस फंड मैनेजर से कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसके अलावा कुछ नई म्यूचुअल फंड कंपनीज एक स्कैम भी करती हैं। इन कंपनीज का मेन मोटिव होता है मार्केट और लोगों से ज़्यादा पैसा पंप इन करवाना, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पैसा इन्वेस्ट करवाएंगी उतना ज़्यादा इनका उन पैसों पर कमीशन बनेगा। इसके लिए ये फंड मैनेजर्स अपनी कंपनी की खूब मार्केटिंग करवाते हैं, एड्स चलवाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेंगे एटसेट्रा, और फिर बाद में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको तो इनका कमीशन मिल चुका है। इसीलिए आपको नए म्यूचुअल फंड्स अवॉइड करने चाहिए। तो अब जब भी आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले आपको अपनी वर्क प्रोफाइल एनालाइज करनी पड़ेगी, और डेली रूटीन टास्क के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तब तो आपको म्यूचुअल फंड छोड़कर अच्छे से स्टॉक्स की रिसर्च करनी चाहिए और तब जाकर अपनी पसंद के स्टॉक्स पिक करने चाहिए। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने में रिस्क तो होता ही है, मगर रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। बट अगर आपकी एज 40+ है और आपकी फैमिली है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको इंटेलिजेंटली अपने पोर्टफोलियो का कुछ % स्टॉक्स में देना चाहिए और कुछ % म्यूचुअल फंड में। तो ये था म्यूचुअल फंड्स का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।